फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम अक्टूबर माह में कराने जाने वाला है उसका घटना चक्र के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, पूरे व्याख्या के साथ में, जो कि आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए, साथ ही आपका वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है। तो भारत शासन अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। तो ए का पहला हो जाएगा, ए का पहला। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। बी का दूसरा हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। तो बी का आपका चौथा हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा। और बेबेल योजना 1945 में आया था। तो ये डी का हो जाएगा आपका तीसरा। तो हो गया 1 4 2 3, 1 4 2 3। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, बताइए। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, लेकिन चौरी चौरा में क्या घटना होने के कारण, यानी पुलिसकर्मियों को चौरी चौरा में लोगों के द्वारा पकड़ के थाने में जला देने के कारण, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, यानी कि जला दिए गए थे, उसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर देना पड़ा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब रोल एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रोल एक्ट कब पारित हुआ? जब पारित हुआ उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी के द्वारा किया गया था। बारदोली आंदोलन नहीं किया गया था गांधी के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन सी। अब आते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? तो ये किए थे विलियम जोन्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जोनाथन डंकन जो कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे वाराणसी में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो कि भारत में, वारेन हेस्टिंग जो है क्या किए थे? वारेन जो भारत में एक वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात की जाए तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1527 सबसे पहले खानवा का युद्ध, यानी चौथा 4, मान लीजिए इसको 1 नंबर पर रखिए। फिर 1539 4 1 4 और 2, 4 2 1 और 3, यानी इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। तो इसका देख लिया जाए, ऑप्शन देख लिया जाए, 4 2 1 3। ये देखिए, ये हो जाएगा 4 2 1 3। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो है कौन थे, बताइए। ये 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी?
वो था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त का हो जाएगा सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस भी था। बिंदुसार, बिंदुसार का नाम अमित्रघात भी बिंदुसार को कहा जाता है। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो मिला लीजिए, ए का तीसरा, बी का, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो ये तो दोनों मिल रहा है। 1 मिनट, ये दोनों मिल रहा है, तो दोनों मिल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, और सी का हो रहा पहला, तो ये आपका सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको इधर कर लिया जाए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन ए सही है, इसको साइड कीजिए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठमांडू राजधानी है, तो सभी लोग जानते होंगे कि काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, अब आइए पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है अटकामा मरुस्थल है। ठीक, अब आइए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, 12वें का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो मानस टाइगर रिजर्व असम में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी। अब देखिए एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा रेखा है? तो देखिए भारत एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीन, भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, लाइन ऑफ एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मीरा सेठ समिति के संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्षेत्र से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो है 2.8%, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुमानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो पते का प्रमाण पत्र, पहचान का प्रमाण पत्र, पंजीकृत करदाता का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। तो इसमें पते का पहचान पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का पता हमेशा बदल सकता है, कभी वो बम्बई रह सकता है, कभी दिल्ली रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय आधार जो है हेरोड डोमर मॉडल था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार महालनोबिस मॉडल था। तो इसका ऑप्शन विश्वा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आइए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा
उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, तो 23वें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, बताइए। अध्यक्ष नहीं पूछा, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये हो जाए एम अनंत शयनम आयंगर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में किया गया, 148 में। अब 280 में क्या है? 280 में वित्त आयोग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 252 में क्या है? 252 में राष्ट्रीय आपात है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का 26वें नंबर पे है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं? तो वायु दाब को मापने का यंत्र जो है ये हो गया आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या चीज़ मापते हैं? आर्द्रता की मात्रा को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ठीक है, थर्मोमीटर से तापमान को मापते हैं और एनीमोमीटर से क्या, इस वायु की गति को मापते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, तो इसका 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड होता है सिरका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है इसको मिलाना है। तो प्रकंद जो है अदरक का भाग है, अदरक जो है प्रकंद का रूप है। अब बल्ब ये प्याज बल्ब का रूप है और कंद आलू का रूप है, आलू कंद का रूप है। हो जाएगा ए का बी और बी का ए, और ये तीसरे का हो जाएगा, तीसरे का सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको साइड कर लिया जाए थोड़ा। डीपीटी, एक मिनट, डीपीटी किस टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो डीपीटी का टीका, तो डीपीटी टीका जो है एक संयुक्त टीका होता है जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस ये तीनों इसमें समाहित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है एक तो, देख लीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन है, क्या है? 6.5 × 6.5 माइनस 45.5 45.3 प्लस 3.5 गुणा 3.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अब 6.5 गुणा 6.5 कर देना है और 45.5 धन 3.5 करके जोड़ने के बाद इससे गुणा कर देना है। तो इसका गुणा करने के बाद जो आएगा वो पहले जो गुणा किए हैं 6.5 गुणा 6.5 उसमें से घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, ये आसान है, सभी लोग कर लेंगे, केवल कैलकुलेशन है। क्योंकि स्क्रीन पे कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं इसका आंसर बताते चल रहा हूँ और ये बताते चल रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है। इस लेन देन में उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4,320 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ये कैसे होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको करने के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए। कोई खुदरा व्यापारी एक निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% छूट देता है। इस लेन देन में उसे वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत 4320 हो तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसको फिर से पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। 1 मिनट पहले बंद कर देने दीजिए। चलिए अब देखिए, इसको पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यह है कि एक खुदरा व्यापारी क्या करता है, वो अपनी वस्तु पे 40% का छूट देता है, लेकिन छूट देने के बाद भी उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है। और खुदरा व्यापारी के लिए 4,320 रुपया खुदरा व्यापारी उस वस्तु को खरीदा था, उस वस्तु का कीमत था। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? इसका अंकित मूल्य उत्तर जो है हमारा 9,000 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए 4,320 में वो उस वस्तु को खरीदा था, 4,320 में। अब इस पे वो 25% लाभ लेता है। 25% बराबर हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका 4,320 का 25% 1/4 निकाल लेंगे। तो 1/4 निकालेंगे तो इसमें आएगा 1080 आ जाएगा। ठीक है, अब 1080 इसमें जोड़ देंगे। तो 1080 इसमें जोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 और 4 1 5, 5400 हो गया। यानी जो 5400 हो गया 5,400, ये कितने का वैल्यू हो गया? 125% का वैल्यू हो गया। यानी ये उसका बिक्री मूल्य हो गया। इतना पे बेचा था, लेकिन इतना पे बेचा था 125% पे, लेकिन 40% छूट देने के बाद बेचा था। यानी कि ये कुल जो है 60% के बराबर है। 5,400 60% के बराबर है। तो इसका 100% निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे निकलेगा, काट रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे? अब 5,400 गुणे 100/60, क्योंकि वो 60% के बराबर था। तो इसको काट दिए, 0 से 0 6 9 54, ये 9,000 हो जाएगा। 9,000 हो जाएगा, 6 9 54, 9,000। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसको समझ गए होंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुणे x हो तो x का मान। तो इसके लिए कैसे क्या किया जाएगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर 64 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का स्क्वायर आएगा 4,096। ठीक है, फिर से जो है अगर 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1,296। दोनों में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2,800। अब 2,800 का बट्टे 20 कर देंगे। 2,800 का बट्टा 20 कर दिए तो ये आ जाएगा आपका 140। देख लीजिए, 2 × 2 और 2 × 8, 140। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 गुणे 49⁵ का मान क्या होगा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। 13 गुणे 49⁵ है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 × 3/2 कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अब क्या होगा? इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 13 गुणे 49⁵ × 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 49 का टू द पावर अगर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,549। कितना आ जाएगा? 4,549। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो समूह की नई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए 12 × 170 कर देंगे।
12 गुणे 170 कर देंगे। जो आएगा उसमें से 154, 157, 165, 172 को जोड़कर और उसमें से घटा देंगे। ठीक है, और इधर छात्र में 8 घटा दे 4 घटा देंगे तो छात्र बच जाएंगे 8। तो जो आएगा प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक बार फिर से समझिए। 12 गुणे 170 कर दिए, मान लीजिए कुछ भी आया, जो आएगा मान लीजिए x आ गया, और इधर 12 में से 4 घटा देंगे, 4 छात्र निकल गए हैं तो 8 आ जाएगा, तो x/8 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 165। ठीक है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, सॉरी, उसका उत्तर आएगा 174, 174 आएगा। इसको देख लीजिएगा, उसका एवरेज ऊंचाई कैसे निकलेगा बता दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसको स्क्रीन पर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा तो मनोरथ, ये मन धन रथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, तो नाक रगड़ना का अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको चंद्रशेखर कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आग शब्द का पर्यायवाची है, आग शब्द का पर्यायवाची जो है पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है, सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है, शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची वैश्वानर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके, उसके बाद से फिर आंसर करना है। देखिए, ही वाज अ वेंडर ऑफ स्वीट, he was a vendor of sweet, he had his own peculiar method of advertising and doing business. He never depended upon others for help and worked hard all alone. I speak of Murali, the man who sold sweet. His customers were children, the future citizen of world. At the stroke of the 9 in the morning, Murali would stand in front of the school with his tray of sweets till about the 11. The sale would be brisk. After that he moved off to other places. Even when the sweets become sticky in the heat, his business never slacked. There was a depression in the business when the holiday came. Who was Murali? अब क्वेश्चन है मुराली कौन था, तो देखिए मुराली वाज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए, मुराली एक स्वीट वेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर हिज कस्टमर, मुराली के कस्टमर कौन थे, तो मुराली के कस्टमर जो है चिल्ड्रन थे। देख लीजिए, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, देखिए देखिए, ही वाज अ वेंडर ऑफ स्वीट्स, यानी मुराली के बारे में कह रहा है। मुराली क्या था, एक स्वीट वेंडर था। यहाँ पे देखिए उसके कस्टमर कौन थे, देखिए आई स्पीक ऑफ मुराली मैन हु सोल्ड स्वीट। देखिए मुराली क्या था, स्वीट वेंडर था। हिज कस्टमर वेयर चिल्ड्रन, दूसरे का आंसर मिल गया। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देख लीजिए वो कितना बजे जाता था। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एट द स्ट्रोक ऑफ 9 इन द मॉर्निंग मुराली वुड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द स्कूल, यानी 9 बजे वो स्कूल के सामने रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मुराली जो है व्हाट टाइम वुड ही गो टू द स्कूल, तो ऑप्शन हो जाएगा एट 9 इन द मॉर्निंग, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, तो इसका हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा कार्डिनल का साइनोनिम्स क्या है, तो कार्डिनल का साइनोनिम्स हो जाएगा फ्रेंडली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, गिव एंटोनिम्स
फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम्स हो जाएगा कॉर्डिनल का पोलाइट। क्या हो जाएगा? पोलाइट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट देखिए, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये कार्डिनल का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रेंडली होगा। और कार्डिनल का एंटोनिम्स क्या होगा? पोलाइट होगा। ऑप्शन सी। अब देखिए, दिए गए विकल्पों, दिए गए संबंधित शब्द को चयन कीजिए। जैसे मोतियाबिंद आँख, यानी मोतियाबिंद आँख की क्या है? एक बीमारी है। उसी प्रकार एक्जिमा, एक्जिमा एक बीमारी है। किस चीज़ की? त्वचा की बीमारी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि क्रेच को DTHGM लिखा जाता है, क्रेच को DTHGM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फेच को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए, फेच एच के लिए इसमें सबसे लास्ट में, यहाँ इसमें दिया एच के लिए M दिया है, तो यहाँ पे लास्ट में M आएगा, तो ये तो कट गया, यहाँ N दिया है। अब नेक्स्ट आइए, सी के लिए क्या दिया है? सी के लिए यहाँ सी है, तो सी के लिए इसमें दिया है जी, तो इसमें लास्ट में सेकेंड लास्ट में जी आएगा, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये टी के लिए क्या दिया है? तो टी के लिए कुछ नहीं दिया है, तो रुक जाइए। ई के लिए क्या दिया है? तो ई के लिए इसमें एच दिया है, तो इसमें एच बताइए कहाँ है? ई के लिए एच, तो ये देखिए एच है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कैसे मिलाएं समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट से मिलाते आए, जो नहीं मिल रहा है उसको रोक दीजिए, फिर नेक्स्ट वाले को मिलाइए। जैसे तीसरे नंबर पे ई दिया है, तो ई के लिए यहाँ तीसरे नंबर पे एच दिया है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे ई दिया है, तो यहाँ पे एच है दूसरे नंबर पे, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आइए, सांची की तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इसकी माँ के पिता बेटे की पत्नी, इसके माँ के पिता के बेटे की पत्नी मेरी सास की इकलौती बेटी है। नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। सांची का तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है इसकी माँ के पिता यानी सांची के नाना, पिता के बेटे यानी सांची के मामा की पत्नी माने सांची की मामी मेरे सास की इकलौती बेटी है, यानी सांची की मामी जो है, सांची की मामी मेरे सास की इकलौती बेटी है। तो नितिन और सांची का संबंध, यानी जो सांची की मामी है वो नितिन की सास की बेटी है। ठीक है, नितिन की सास की बेटी है, तो इन लोगों में क्या संबंध है? तो नितिन का सांची भाई है, सांची नितिन जो है सांची का भाई है। एक बार फिर समझिए, इसकी माँ के, सांची का तस्वीर दिखाते हुए नितिन कहता है कि इसके माँ के पिता यानी कि सांची के नाना के बेटे, सांची के मामा की पत्नी माने उनकी मामी मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी सांची की मामी, यानी कि सांची की मामी। तो नितिन का सांची की माँ से क्या संबंध है? तो नितिन का सांची के माँ से भाई का संबंध है। समझ में आया? इसको देख लीजिएगा। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तो मान लीजिए किसी महीने का 3 तारीख मंगलवार पड़ता है, तो फिर मंगलवार कितने तारीख को आएगा? 10 तारीख को आएगा। फिर मंगलवार 17 तारीख को आएगा। फिर मंगलवार 17 सात 24 तारीख को आएगा, यानी 25 तारीख पूछ रहा था, 25 तारीख को बुधवार पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी तरह से 3 शब्द समान है और 1 शब्द भिन्न है। ठीक है, तो उस असमान शब्द को चयन कीजिए। तो देखिए, कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिया ये तीनों नृत्य है, और जो हेमिस है ये कश्मीर में एक नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये ILMT जो है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का स्थापना उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की प्रतिमा है? सभी लोग जानते होंगे,
जो करेंट पढ़े होंगे कि संत श्री रामानुजाचार्य का प्रतिमा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे 53 पे, जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर। तो जो जून 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें जो है हरियाणा में आयोजित हुआ था और उसमें फर्स्ट रैंक पे हरियाणा ही था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में जारी टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो टीबी रिपोर्ट 2021 मार्च 2022 में आई है उसके अनुसार 2021 में देश में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है टीबी के मामले में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय योजना इस्माइल योजना के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने 21-22 से लेकर 25-26 तक अवधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसके लिए जो राशि आवंटित किया गया है वो है आपका 365 करोड़ रुपए। कितना? 365 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन डी 365 करोड़ रुपया। मई जून 2022 में 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र का क्या नाम है? वो हरिनी लोगन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत अमेरिका सैन्य समूह की 19वीं बैठक मार्च 2022 में आगरा में संपन्न हुई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पा कालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो वो है भारत का धौलावीरा। धौलावीरा को धौलावीरा ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है। नॉर्वे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61 पे आ गए। तो 61 का क्या है क्वेश्चन? नॉर्वे की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रोम किस चीज़ का? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब और ऑप्शन पे बात करें तो रोम किसका राजधानी है? इटली का है, ऊपर भी बता चुके हैं। और ब्यूनस आयर्स किसका राजधानी है? ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा का राजधानी है ओटावा। ठीक है, आइए तो ऑप्शन डी सही होगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी बजाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन 12 मिहिर ने किया है? तो 12 मिहिर ने ली है बृहत संहिता, 12 मिहिर की पुस्तक है। अब अदर ऑप्शन पे देखें तो ऋतु संहार, कुमार संभव और शकुंतला, ये किसका है? ये तीनों का तीनों कालिदास का रचना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। कोपेनहेगन किस चीज़ का राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, और हेलेंसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। एथेंस यूनान की राजधानी है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु की संसदीय सीटों में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो तमिलनाडु में राज्यसभा का 18 सीट है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष कब वीर बल्लाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी ने किस चीज़ को कितने तारीख को वीर बल्लाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 26 दिसंबर। क्या है? 26 दिसंबर को
नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ये वीर बाल दिवस जो है, जो सिख धर्मगुरु के जो पुत्रों को मुगलों के द्वारा दीवार में चुनवा दिया गया था, उन्हीं के बलिदान के याद में इसको मनाया जाएगा। अब आगे पुस्तक 400 डेज। 400 डेज के लेखक कौन है? तो पुस्तक 400 डेज के लेखक है चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज। अब आइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीते हैं राफेल नडाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर आइए, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में किया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये नेक्स्ट जो है गंधांश है। इस गंधांश को पढ़ना है तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए, और उसके बाद से 71 से 75 तक उत्तर देना है। तो प्रणाम का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। ठीक, यह जो है अपने से बड़े श्रद्धेय तथा आदरणीय जनों के प्रति आत्मीयता का प्रतीक है। माता पिता के अतिरिक्त समाज के सभी वृद्धजनों, गुरुजनों, अतिथियों, साधु संतों अपनी परंपरा के अनुसार प्रणाम करना मानव धर्म है। ठीक है, वस्तुतः प्रणाम जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र है। प्रणाम के संबंध में मनु की मान्यता है कि वृद्धजनों व माता पिता जो नित्य सेवा प्रणाम से प्रसन्न रखता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की वृद्धि होती है। प्रणाम के बल पर ही बालक मार्कंडेय ने सप्त ऋषियों से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में आरंभ में युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कलगुरु कृपाचार्य और महाराज शल्य को प्रणाम करके उनसे विजयी भव का आशीर्वाद लिया। ठीक है, प्रणाम की महत्ता निरूपित करते हुए संत तुलसीदास कहते हैं कि वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रणाम किसका प्रतीक है बताइए? तो प्रणाम जो है ये भारतीय एक मिनट रुक जाइए। इसमें देखिए, प्रणाम जो किसका प्रतीक है? तो प्रणाम जो है आत्मीयता का प्रतीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले का ऑप्शन बी सही हो 71 का बी, प्रणाम आत्मीयता का प्रतीक है। प्रणाम करने वाले को किसकी प्राप्ति होती है? तो विद्या की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान किसने दिया था? तो बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान सप्तऋषियों ने दिया था। ठीक है, सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख झुकने से तात्पर्य है, सब ये ऑप्शन हो जाएगा झुककर प्रणाम करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 75 पे आए, तो जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र क्या है? तो जीवन रूपी क्षेत्र में आशीर्वाद का अन्न उगाने का बीज मंत्र जो है प्रणाम है। अब उसमें दिया है पैराग्राफ में। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फिर से एक पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़ के और उत्तर देना है। देखिए, खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की ने शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसने पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग किया कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें कौन से खेल में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। आगे बढ़ते हैं। घर जाकर उसने अपने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? ठीक है, तो उसकी माँ ने उससे प्रेरित किया और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो। इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखी संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख गई। अब देखिए, उसके बाद वह छोटी मोटी
छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाते, उसके हौसले बुलंद होने लगे। 1960 में के ओलंपिक में उसने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में रचने वाली वो बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। अब प्रश्न पे आते हैं। देखिए, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र क्यों हंस पड़े? क्योंकि लड़की, क्या ऑप्शन है, खेल नहीं सकती थी, उस समय नहीं खेल सकती थी। अब देखिए, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? ऑप्शन ए उसकी माँ, ऑप्शन बी उसके प्रशिक्षक, ऑप्शन सी उसके शिक्षक, ऑप्शन डी उसके सहपाठियों ने। तो उसकी माँ ने दी। ऑप्शन ए हो जाएगा 77 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह, तो शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में क्या धारणा बनती है कि वह कठोर था। शिक्षक क्या था? कठोर था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह हो कठोर पर। एक मिनट। तो ये हो गया कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में क्या धारणा बनती है, तो उसके बारे में धारणा बनती है कि वो शिक्षक कठोर था। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि तो यदि कठोर परिश्रम और सबल शरीर, हौसला बुलंद और ईश्वर की कृपा, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षण ये हो। ऑप्शन डी, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो कुछ भी संभव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधास में निहित मुख्य संदेश है। तो गंधास में निहित मुख्य संदेश क्या है? सफलता की लगन और परिश्रम आवश्यक है। शारीरिक अक्षमता वाले लोगों को अधिक किसी मजाक उड़ाना ठीक नहीं। यह ऑप्शन ए सही है। सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। अब जो है नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए मैं बताते चल रहा हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है और क्या उसका उत्तर होगा। देखिए, ये किस वर्ष कंपनी का राजस्व, पहले इसको देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको जो है ध्यान रखिएगा। देखिए किस वर्ष कंपनी का राजस्व 2014, 16 और 2018 के दौरान औसत व्यय के 1.2 गुने के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किस वर्ष कंपनी का राजस्व 2016, एक मिनट, ये देखिए 2014, 16 और 18 के दौरान औसत व्यय के 1.2 गुने के बराबर है। 2014, 16, 18 का राजस्व देखिए, 2014, 16, 18 का क्या क्या राजस्व है। देखिए, ये पहला वाला जो खंबा है ये राजस्व क्या है और दूसरे वाला व्यय क्या है। 2014 में 275 है, 2016 में 420 है और 2018 में 527 है। तो 2 4 2 6 6 और 5 11 और 75 और 20 और प्लस 27, इसको जोड़िए, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 मिनट में सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए कैसे होगा। ये होगा 2014, 16, 18 के दौरान किस वर्ष कंपनी का राजस्व 2014, 16 और 18 के दौरान औसत व्यय के 1.2 गुने, 14, 16 और 18 के व्यय के 1.2 गुने उसका राजस्व है। तो देखिए 2014 में व्यय कितना है? 210 है। 2016 में व्यय कितना है? 350 है और 2018 में व्यय कितना है? 490 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 का 0 हो जाएगा, 5 1 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 3 6 4 10 हो जाएगा। ये 1050 हो गया राजस्व। इसका औसत क्या हो जाएगा? बगैर 3 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो 3 3 का 9 और 3 5 15, 350 हो गया। औसत व्यय कितना हो गया? 14, 16, 18 का 350, उससे 1.2 गुने के बराबर है। तो उसका 1 गुना कितना हो जाएगा? 350 का
1 गुना 350 हो जाएगा और 10.2 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 370 किस वर्ष में है, तो देखिए 370 किस वर्ष में है, तो 370 देखने के लिए देखिए इसमें 370 किस वर्ष में है, उसका राजस्व औसत व्यय के दौरान औसत व्यय के 1.2 गुने के बराबर है। 370 नहीं 420, क्योंकि एक बात बताइए, ये 1050 जो हुआ है, तो 1050 जो हुआ है इसका 1.2 गुना निकालेंगे तो ये 1050 10 के बराबर है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 105। ठीक है, 1 मिनट, इसको फिर से निकालिए। इसमें क्या करना है कि इसमें करना ये है, इसको इधर कीजिए, 14, 16 और 18 के दौरान किस वर्ष कंपनी का राजस्व 14, 16 और 18 के दौरान औसत व्यय के 1.2 गुने के बराबर है। तो 14, 16, 18 के औसत व्यय क्या है, 14 का व्यय हो जाएगा आपका 210 और 16 का व्यय हो जाएगा 350 और 18 का व्यय हो जाएगा 490। यही है ना। अब हटाइए, अब ये 0 का 0 हो जाएगा, 5 1 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 3 6 4 10 हो जाएगा। ये हो गया। इसका भागे 3 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, 3 3 का 9 और 3 5 15 350 हो जाएगा। अब इसमें 70 जोड़ना है। कैसे 70 जोड़ना है कि ये 350 तो 1 है, अब 350 का 10.2 निकालेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा। कैसे, समझ लीजिए इसको एक बार ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये 350 अगर उसके 1 गुना निकालेंगे तो 350 का 1 गुना 350 हो जाएगा, लेकिन 10.2 गुना निकालने के लिए इसमें 10 से भाग करेंगे तो ये 10.1 गुना आएगा। तो 35 10.1 गुना है, तो 10.2 गुना निकालने के लिए हमारा 70 हो जाएगा 10.2 गुना। तो ये 350 प्लस 70 कितना हो गया, 420 हो गया। तो 420 किस वर्ष है, 2016 में है। तो देखिए इसका आंसर हो गया 2016। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष में कंपनी के व्यय से संबंधित आंकड़ों के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है तो 2016 में व्यय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण होगा। यदि 5 वर्ष में कंपनी के व्यय से संबंधित आंकड़ों के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है, मान लीजिए तो कंपनी का व्यय कितना है कुल मिला के 5 वर्ष में, देख लीजिए 210, पहले में 210, दूसरे में 300, तीसरे में 350, चौथे में 450, पाँचवें में 490। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और 5 1 6, 5 11 और 9, 11 9 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10 4 14 4 14 4 18 हो जाएगा। ये 1800 हो गया। इसका औसत कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, 1800। तो ये क्या है, यदि 5 वर्ष में कंपनी के व्यय संबंधी आंकड़ों के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है 2016 में। अच्छा, तो अगर ये 300 जो 1800 है ये पाई चार्ट तैयार करेंगे तो पाई चार्ट में कुल कितना होता है, पाई चार्ट देखिए ये होता है। इसको अगर ऐसे कोण के रूप में दिखाते हैं तो उसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर ऐसा तैयार करेंगे तो 1800 के लिए कितना है, 1800 के लिए 360 है। ठीक है, तो 2016 के लिए कितना, 2016 में व्यय कितना है, 350 है। तो 1800 बटे 360 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36, 1800 भागे 350, तो देखिए इसके क्या हो जाएगा। देखिए तो 1800 जो है कितना के लिए है, ये 360, कुल एक गोला से 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1800 बटे 360 गुणे 2016 में व्यय कितना है, 350 है, तो इससे गुणा कर देंगे। 1 मिनट ऐसे साफ थोड़ा सा लिखिए, 1800 बटे 360 गुणे 350 ऐसे कर दीजिए। 2016 में व्यय 350 है, तो हमें 2016 का डिग्री निकालना है, कोण निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 0 से 1 0 कट गया, 36 बचा। तो 18 दूना 36, 18 कने 18, ऊपर 100 नीचे 2 और 2 5 10, नीचे ऊपर 50 हो गया।
तो 50 हो गया, 18 2 5 10, तो 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए 1800 के लिए 1800 है, 1800 बटे 360 करेंगे तो ये देखिए कट गया, 18 दूना 36 और 18 एकने 18, 1 मिनट 18 एकने 18, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 100 और नीचे 2 यानी 50 हो जाएगा। तो यानी कि 1 के लिए 50 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 50 डिग्री बन रहा है। तो अब देखिए, अब हमें कितना के लिए 350 के लिए निकालना है, तो 350 भागे 50 कर देंगे, तो 0 से 0, 5 7 35, 70 डिग्री। कितना बनेगा, इसका उत्तर आ जाएगा 70 डिग्री। कहाँ गया, इसका 82 का आंसर हो गया आपका 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014, 15 और 18 में कंपनी के कुल राजस्व 2016 और 17 में कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 2014, 15, 18 में कंपनी के कुल राजस्व देखिए कितना है, 14, 15, 18। तो 14 में कितना है, 14 में 275, 15 में है 350, 18 में कुल राजस्व कितना है 527। इसको जोड़िए, 7 5 12 के 2 हासिल 1, और 7 5 12 2 14, 1 15 के 5 हासिल 1, और 2 1 3 3 6 5 11, 1152 हो गया। इसका कुल राजस्व 1152 हो गया। 2000, अब क्या पूछ रहा है, 2016 व 17 में कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 1100 कितना आया था, 1152। 1 मिनट, ये देखिए कैसे होगा, क्या है क्वेश्चन, 2014, 15 और 18 में कंपनी के कुल राजस्व 2016 और 17 में कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। कुल राजस्व हम लोग निकाले थे 1152, कुल व्यय देख लेते हैं कितना है। कुल व्यय देखिए 2016-17 में 350 है 2016 में, और 450 है 2017 में। तो 350 450 कितना, 4 3 7, आइए 100, 800 हो गया। तो 800, 1152 व्यय था, कुल राजस्व कितना था 1152, और कुल व्यय कितना आ गया 800। तो कितना ज़्यादा है, 352 ज़्यादा है, 8 3 11, 352 ज़्यादा है। 352 800 का कितना परसेंट है, तो 352 बटे 800 गुणा 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0, और 8 बचा, तो 8 चौको 32, बचा 3, 8 चौको 32, 44% ज़्यादा है। उत्तर इसमें देख लीजिए, इसमें कहाँ गया, ये आंसर सही है, 44% ज़्यादा है, ऑप्शन डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष का औसत व्यय कितना है। तो 5 वर्ष का औसत व्यय निकालते हैं। 5 वर्ष का औसत व्यय कितना हो जाएगा, 210 पहले वर्ष में है, और 300 दूसरे वर्ष में है, ठीक है, और 350 तीसरे वर्ष में है, और 450 चौथे वर्ष में है, और 490 पाँचवें वर्ष में है। तो मान लीजिए ये 0 का 0 हो जाएगा, पूरे 5 1 6 5 11 9 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 2 2 4 3 7 3 10 4 14 4 14 4 18, 1800 हो जाएगा कुल व्यय, बटे कितना है 5 है, तो 5 का इससे 5 साल है, तो 5 साल है, 1 2 3 4 5 साल है, तो 5 3 15, बचा कितना 30, 5 6 का 30, 360 हो जाएगा आंसर। देखिए, तो ये यहाँ देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 360, 84 का ए। अब आइए, वर्ष 2015 में कंपनी का व्यय कंपनी के राजस्व से कितना प्रतिशत कम है। कंपनी का व्यय 2015 में कंपनी के राजस्व से कितना प्रतिशत कम है, कि इसका 100/7 हो जाएगा। देखिए कैसे, 2015 में कंपनी का व्यय देखिए, 2015 में कंपनी का व्यय है 300, और कंपनी का राजस्व है 350, यानी 50 कम है किसका, 300 का, गुणे 100 कर लीजिए, 0 का 0 0 का 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए 2016 में कितना राजस्व है 350, अब व्यय है 300, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, राजस्व 350 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2015 में कंपनी का व्यय कंपनी के राजस्व से कितना प्रतिशत कम है। तो कंपनी का
राजस्व कितना है 350 है, कंपनी का व्यय 300 है, तो कितना प्रतिशत कम है 350 का, तो 50 कम है किसका 350 का जो कि राजस्व है, गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 5 सत्तर 7 पचे 35 और 5 सत्तर 35, 5 दूना 10, ये ऊपर हो जाएगा 100/7% कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष के 6 महीनों के दौरान किसी डीलर द्वारा बेचे गए किसी कंपनी के ए टाइप और बी टाइप कंप्यूटरों की संख्या है। तो देखिए, जनवरी, फरवरी और जून में बेचे गए बी टाइप कंप्यूटरों की औसत संख्या में बेचे गए टाइप कंप्यूटरों की संख्या से 20 अधिक है। तो जनवरी, फरवरी और जून में ए टाइप कंप्यूटरों की औसत संख्या कितना है? देखिए, जनवरी ये ए टाइप कंप्यूटर है पहला वाला, और दूसरा वाला बी टाइप कंप्यूटर है। तो जनवरी में 250 ए टाइप कंप्यूटर बिका है, फरवरी में 180 बिका ए टाइप कंप्यूटर, और जून में कितना बिका है? जून में 345 बिका है। तो देखिए, 5 के 5, 8 5 13 4, 17 के साथ हासिल 1, 2 1 3 1 4 3 7, 775 ये हो गया। अब बटे 3 वर्ष का, तो 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15, बचा 2, 3 8 24, 258। देखिए इसके कैसे होगा। इसका होगा, क्या कह रहा है कि जनवरी, फरवरी, जून में बेचे गए बी टाइप कंप्यूटरों की औसत संख्या। बी टाइप कंप्यूटर की औसत संख्या निकालिए। तो 360 हो गया जनवरी में, फरवरी में 300 और जून में हो जाएगा आपका 450। तो कितना हो गया? 3 3 6 4 10, 1000 ये हो गया, 6 5 11, 110 ये हो गया, यानी 1110 हो गया। इसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि औसत निकालेंगे, बटे 3 कर देंगे। तो 3 3 का 9 और 2 3 7 21, 370 हो गया। 370 हमारा आ गया एवरेज। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनवरी, फरवरी और जून में बेचे गए बी टाइप कंप्यूटरों की औसत संख्या किस मंथ में बेचे गए ए टाइप कंप्यूटरों की संख्या से 20 अधिक है। तो 370 है, ये 20 अधिक है किससे? किसी भी मंथ में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या से। तो मार्च में बेचे गए कंप्यूटर ए टाइप के कंप्यूटरों की संख्या से, मार्च में देखिए ए टाइप के कंप्यूटर, मई में 350 दिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मई में ए टाइप के कंप्यूटर 350 बिका है। यही 350 से तो 20 अधिक है, 370 आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मई, पहले का डी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, मई में। अब देखिए, यदि ए टाइप के एक कंप्यूटर और बी टाइप के एक कंप्यूटर के बिक्री पर क्रमशः 2500 और 3000 रुपये का लाभ होता है, तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटरों और जून में बी टाइप के 10% कंप्यूटर की बिक्री पर कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 202.5। ये उत्तर होगा। आप लोग निकालेंगे कैसे? देखिए, निकालने के लिए पहले फरवरी के ए टाइप के 15% कंप्यूटर निकालेंगे और उससे 2500 से गुणा करेंगे। फिर जून के बी टाइप के 10% कंप्यूटर निकालेंगे और उससे 3000 से गुणा करेंगे। तो अगर एक बार ये नीचे करके देख लीजिए। देखिए, पहले जो है कौन सा मंथ है? यदि ए टाइप के कंप्यूटर बी टाइप के कंप्यूटर के बिक्री पर 2500 3000 का लाभ होता है, तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर, तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर निकालिए। फरवरी का ए टाइप का कंप्यूटर कितना है? 180 है, इसका 15% निकाल लेंगे, 27 आ जाएगा। ठीक है, उस 27 से 2500 से गुणा करेंगे और उसके बाद से जो है फिर से 180 का निकालेंगे 15%, तो 27 आएगा। उससे 2500 से गुणा करेंगे, क्योंकि उस पर लाभ कितना मिल रहा है? 2500 मिल रहा है। और फिर जून का जो है बी टाइप के कंप्यूटर 450 का 10% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। उससे 3000 से गुणा करेंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 202.5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, फरवरी, अप्रैल और जून में बेचे गए ए टाइप के कंप्यूटरों की कुल संख्या का अप्रैल और मई में बेचे गए बी टाइप के कंप्यूटरों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, तो इसका अनुपात, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका 16 और 15। कैसे 16 और 15 अनुपात हो जाएगा?
फरवरी अप्रैल और जून में बेचे गए ए टाइप के कंप्यूटर की कुल संख्या। तो फरवरी अप्रैल और जून का ए टाइप के कंप्यूटर की कुल संख्या निकालिए। तो फरवरी अप्रैल और जून, तो फरवरी अप्रैल और जून में फरवरी में कितना ए टाइप के कंप्यूटर 180 है, और अप्रैल में कितना है 275 है, और जून में कितना है 345 है। तो ये हो गया 5 5 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9 9 9 7 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 3 8 8 हो गया, 800 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, ये 800 हो गया ए टाइप के कंप्यूटर कुल संख्या का अप्रैल और मई में बेचे गए बी टाइप के कंप्यूटर कुल संख्या से अनुपात। तो 800 आ जाए पहले का, अप्रैल और मई के बी टाइप के कंप्यूटर निकालिए। अप्रैल के बी टाइप के कंप्यूटर 325 है और मई में 425 है, यानी 4 3 750 है। तो 800 में 800 संबंध है 4 750 का कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 5 80 या 15 5 75, 16 संबंध है 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना हो गया है, 16 संबंध 15, ऑप्शन डी। वर्ष के 6 महीनों के दौरान डीलर द्वारा बेचे गए ए टाइप के कंप्यूटरों की औसत संख्या। तो ए टाइप के कंप्यूटरों को औसत संख्या कैसे आएगा, उसका आंसर आएगा 275। देखिए कैसे, 6 महीनों के दौरान ए टाइप के कंप्यूटर की औसत संख्या निकाल लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे। देखिए ए टाइप के कंप्यूटर 250 प्लस 180 प्लस 280 प्लस 275 प्लस 350 प्लस 345। तो देखिए, तो 5 5 10 के 0 हासिल 1, उसके बाद से 5 8 5 13 13 और 1 14 8 14 8 कितना हो जाएगा 22 22 7 29 5 34 4 38 के 8 हासिल हो जाएगा 3 3 2 5 1 6 2 8 2 10 3 13 13 और 3 13 14 15 16 1680 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 बटा 4 6 बटे 6 6 6 42 6 बटे 48 6 बटे 48, ये हो जाए 280। देखें, एक मिनट, इसको फिर से चेक कीजिए, इसको फिर से चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने के लिए एक मिनट, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। हाँ 280 दिया तो है, सही तो है, सही है, 280 हो जाएगा। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा फिर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा 280। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष के 6 महीनों के दौरान डीलर द्वारा बेचे गए कुल ए टाइप के कंप्यूटरों की संख्या तथा कुल बी टाइप के कंप्यूटरों की संख्या का अंतर। तो वर्ष के 6 महीने के दौरान ए टाइप के कुल कंप्यूटर कितने बेचे गए हैं, इसको जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 1600 कुछ आ रहा था, 1680 आ रहा था। अब बी टाइप का जोड़ लीजिए, 360 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 325 प्लस 425 प्लस 450 जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा कितना है, इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के निकालना पड़ेगा। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी। तो ये 360 300 और 350 325 425 और 450 इसको जोड़ लेंगे। और जो 1680 आया था ए टाइप के कंप्यूटर, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो उसका आंसर आपका आ जाएगा 530। कितना आएगा, 530 आ जाएगा। ठीक है, ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 530 आ रहा था उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक नया पैराग्राफ है, एक नया जो है वो है, देखिए देख लीजिए इसको। निम्नलिखित तालिका में 5 वस्तुएं ए बी सी डी ई की आवश्यक मात्रा और 1 माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया। तालिका का अध्ययन कर उन्हें प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात क्या है। तो उसका अनुपात आएगा 2019 में ए और बी। तो 2019 में देख लीजिए क्या है ए और बी। 2019 में ए और बी का
तो ए और डी का, तो ए पे व्यय किया गया है कितना 15 किलो गुणे 80 और डी पे व्यय किया गया है 75 रुपया किलो था, 75 के रेट से 85 किलो, सॉरी बी पे कितना व्यय, ए पे कितना व्यय किया गया है, ए पे व्यय किया गया है 15 किलो का 15 केजी वस्तु 80 रुपया पर केजी की दर से, और डी में 40 केजी वस्तु 85 रुपया पर केजी के दर से। दोनों में गुणा कर देंगे, दोनों का जो अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा आपका ये 6 संबंध 17 नहीं है, 16 संबंध 17 है। एक आएगा 80 है, दूसरा आएगा 85, दोनों का रेशियो आएगा 16 संबंध 17, 17 × 5 = 85, 16 × 5 = 80। ठीक है, नेक्स्ट है 2016 से 19 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 से 19 तक वस्तु डी के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत, तो इसका आ जाएगा उत्तर आपका 13.33। इसको निकालिएगा, कैसे निकलेगा, तो वस्तु डी के 16 से 19 तक वस्तु डी का, तो डी का 75 और 5 यानी 5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 की वृद्धि हुई है, तो इसका गुणा कर देंगे, 75 × 40 करेंगे, गुणे 40, और फिर से 85 × 40 करेंगे, गुणे 40। दोनों में जो आएगा दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, और जो आएगा उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बताइए। तो वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6856 रुपया आएगा आपका आंसर। कितना, ऑप्शन ए सही आएगा, 6856 रुपया निकाल लीजिएगा। वर्ष 2016 की तुलना में 2019 में वस्तु बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि, तो अतिरिक्त व्यय की गई राशि जो है ये आपका बी आएगा 192 रुपया। ठीक है, 192 रुपया आएगा, निकाल लीजिएगा। फिर वर्ष 2019 में डी और ई वस्तुओं पर कुल खर्च कितना था, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी आ जाएगा, 2700 रुपये आएगा। ठीक है, अब आ गए ये नेक्स्ट 96 से 100 तक का है। ये देखिए, 3 वर्षों के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच कुल कृषि भूमि में अंतर ज्ञात कीजिए। तीनों वर्ष का आंकड़ा जोड़ ले, तो महाराष्ट्र का अगर जोड़ेंगे तो महाराष्ट्र का कितना हो जाएगा 80, 150 और 175, कितना हो गया 80, 150, 175 और 80। तो ये 5 और 8, 7, 15, 5, 20 के 0 हासिल 1, 20 के 0 हासिल 2, 2, 2, 4, 405 हो गया महाराष्ट्र का। और मध्य प्रदेश का कितना 40, ये देखिए 8, 4, 12, 120, 5, 125 और 90, 125 और 90 कितना हो गया 215, 215। तो इसको घटा देंगे, तो 215 405 में से घटा दिए, तो 5 में से 5 गया 0, 10 में से 1 गया 9 और 3 में 2 गया 190। देखिए है इसमें ऑप्शन, देखिए 190 आ गया। ठीक है, सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि कुल कितना अधिक थी। 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि, 2012 में राजस्थान में कितना कृषि भूमि थी, राजस्थान में थी 26 और उत्तर प्रदेश में कितना कृषि भूमि 143। तो 26 में से 143 में से 26 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना 117 आ जाएगा। ठीक है, और ये 98 का देख लीजिए। 2011 की तुलना में वर्ष 2013 में पंजाब में कृषि भूमि में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पंजाब में कृषि भूमि में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई इसको देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, इसको देखने के लिए देखिए पंजाब में 2011 में 220 था, 2013 में 264 हो गया। कितना की वृद्धि हुई 44 की वृद्धि हो गई। अब 44 की वृद्धि होती है तो 44 220 का कितना परसेंट है, 44 220 का कितना परसेंट है, गुणा 100 कर देंगे तो 1 0 से 1 0, 22 दूना 44 यानी 20% की वृद्धि होगी। देखिए ऑप्शन ए सही है, सॉरी हाँ ये ऑप्शन ए सही है, 98 का ऑप्शन ए सही है, 98 का ऑप्शन ए सही है। फिर 3 वर्षों का महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र भूमि का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका 135 आएगा, क्या आएगा 135 आएगा, निकाल लीजिएगा।
फिर 2000, क्योंकि तीनों वर्षों का महाराष्ट्र में कृषि भूमि क्षेत्र का औसत, तो महाराष्ट्र का कृषि भूमि क्षेत्र कितना है देख लीजिए 80, 150, 175, तो 1, 1, 2, 1, 3, 325, 80 कितना हो गया 325, 80 हो गया आपका 405, तो 405/3 कर दीजिए, 405/3 करेंगे तो 3 एकड़ 3 और 3 3 का 9 और 3 5 15, 135 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की तुलना में 2012 में राजस्थान में कृषि भूमि में कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो देख लीजिए 11 की तुलना में 2013 में राजस्थान में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत कमी हुई। तो 11 में 30 था और इसमें 13 में 24 हो गया, यानी 6 की कमी हो गई। तो 6 की कमी हो गई तो 6 जो है 6 जो है 30 का कितना परसेंट है गुणा 100, तो 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, 20% की कमी हुई। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हुआ टेस्ट सीरीज, और रोज़ आपको एक टेस्ट सीरीज मिलेगा कम से कम। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं, चाहे आप जितना पढ़े रहे, बिना टेस्ट सीरीज हल किए अगर पहुंचेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो फिर बाउंसर झेलना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, और आप लोग को अच्छा लगे हमारा मेहनत, आप लोग को अगर लग रहा हो कि हम मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्त, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।